बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनरल पैथो में आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लोगों से अगर एग्जाम में वो पूछते हैं मीडिएटर्स के बारे में, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा सा बोरिंग टाइप है, बट वी विल मेक इट ईजियर कि मतलब इसके मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं। इसमें एक होते टोल लाइक रिसेप्टर, लेकिन वो हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। जो यहाँ पे हमें करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले के नंबर 1 मीडिएटर अरेकिडोनिक एसिड, नाम सुने कि नहीं, दैट इज कॉल्ड अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है जी। जो टोल लाइक रिसेप्टर वगैरह है वो हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन जो जनरल पैथो में हमें चाहिए दैट इज अरेकिडोनिक एसिड के बारे में। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अरेकिडोनिक एसिड और इसमें आप लोगों ने याद क्या करना है। देखिए, नंबर 1, आप लोग ऐसा इमेजिन करें कि जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसकी वजह क्या है, इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन में जो पैथोजन है वो हमारे सेल को डैमेज करता है, और उस डैमेज को कम करने के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस रिस्पॉन्स को क्या नाम दिया है, इन्फ्लेमेशन। अब मुझे ये बताए कि अगर ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और सेल की जो मेम्ब्रेन है इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं, फास्फोलिपिड। तो जो पैथोजन है ये वो कंसेप्ट है जो लोग सालों में भी नहीं सीखते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन द सेल इन द मेम्ब्रेन वी हैव फास्फोलिपिड। इस फास्फोलिपिड पे जब वो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है तो मतलब यहाँ पे एक एंजाइम एक्टिवेट होता है। नंबर 1, देखिए, द ऑर्गेनिज्म आर द पैथोजन व्हेन इनिशियली डैमेज द फास्फोलिपिड। किसको डैमेज करेगी, फास्फोलिपिड। तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी, ये जो फास्फोलिपिड है एक्टिवेशन के ऊपर कन्वर्ट करेगी एरिकिडोनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करेगी, एरिकिडोनिक एसिड। तो इससे हमें ये पता चला शाबाश कि एरिकिडोनिक एसिड कम फ्रॉम फास्फोलिपिड इन द सेल। ठीक है जी, ये फास्फोलिपिड से बनता है ना। सवाल ये है कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम ये है फास्फोलाइपेज। इसका नाम क्या है, फास्फोलाइपेज A2, दैट इज कॉल्ड phospholipase A2. This is the enzyme which convert phospholipid into एरिकिडोनिक एसिड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करेगा। और ये तब हुआ है जब सेल को इंजरी हुई है। अब उसके खिलाफ ये जो रिएक्शन चल रही है इन्फ्लेमेटरी पाथवे है। अब एरिकिडोनिक एसिड तो बन गया ना, कहाँ से बन गया, फास्फोलिपिड से, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ फास्फोलाइपेज A2। अब ये जो एरिकिडोनिक एसिड है ना, इसके ऊपर फिर 2 एंजाइम काम करते हैं। कितने एंजाइम, 2 एंजाइम। एनआरई स्टेप 1 वालों जाग जाए, दैट इज द एरिया वेयर दे टेस्टेड अपॉन द एग्जाम। ठीक है जी। एरिकिडोनिक एसिड पे 2 एंजाइम काम करते हैं। एक एंजाइम का नाम है लाइपो ऑक्सीजिनेस, एक का नाम क्या है, लाइपो ऑक्सीजिनेस। दैट इज इंपॉर्टेंट वन, लाइपो ऑक्सीजिनेस। इसको हम LOX भी कहते हैं, L फॉर लाइपो, OX मीन ऑक्सीजिनेस। ठीक है जी। और यहाँ पे साइक्लो ऑक्सीजिनेस। ठीक है, तो साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंड लाइपो ऑक्सीजिनेस बोथ आर एक्ट ऑन एरिकिडोनिक एसिड। इसको हम कॉक्स कहते हैं, COX, C फॉर साइक्लो एंड OX फॉर ऑक्सीजिनेस। फिर आगे हम फार्माकोलॉजी में कॉक्स 1 कॉक्स 2 नाम सुने कि नहीं। ओके जी। तो ये 2 एंजाइम है। अब और से सुने, जब एरिकिडोनिक एसिड के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करे, लाइपो ऑक्सीजिनेस, तो इसने फ्यूचर में ऐसी चीज बनानी है, ये L से स्टार्ट होता है ना, कि इसने जब L वाला एंजाइम करेगा और ये C वाला एंजाइम है, तो L वाला जब काम करेगा इस पे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी स्टार्ट कहाँ से होगी, L से होगी। और इसको हम एज अ ग्रुप कहते हैं ल्यूकोट्राइन्स। क्या कहते हैं, ल्यूकोट्राइन। नाम सुने कि नहीं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोट्राइन। तो आप लोगों ने याद रखना है व्हाट इज ल्यूकोट्राइन। डेफिनेशन सुने, ल्यूकोट्राइन इज अ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एरिकिडोनिक एसिड पाथवे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ व्हाट, लाइपो ऑक्सीजिनेस ऑन एरिकिडोनिक एसिड। अब ये जो ल्यूकोट्राइन है ये जब बनता है तो इसके अंदर ALT स्टैंड फॉर ल्यूकोट्राइन B4, ये टाइप ये है। फिर एक का नाम है ल्यूकोट्राइन D4 और एक का नाम है ल्यूकोट्राइन E4। इस तरह इसके मुख्तलिफ शक्लें होती है। तो मतलब LT जहाँ पे भी आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोट्राइन कहते हैं। पर जो ल्यूकोट्राइन है इसकी अकसाम है B4, D4, C4, E4, इस तरह बहुत सारे हैं। आप लोगों ने जस्ट कुछ याद रखने हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं, अगर एरिकिडोनिक एसिड के ऊपर कौन काम करे, साइक्लोऑक्सीजिनेस, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। क्या बनाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये भी एक पॉपुलर है प्रोस्टाग्लैंडिन। दीज आर अगेन वन ऑफ द केमिकल मीडिएटर। ठीक है जी, प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन बनते कहाँ से है, साइक्लोऑक्सीजिनेस एक्टिविटी। देखिए, एक का नाम PG स्टैंड फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ठीक है जी, प्रोस्टाग्लैंडिन D2। ठीक है जी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। सर को बताए, जुनेद साहब को। ठीक है, मैं आता हूँ। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, I2, D2 और एक क्या है,
E2 होता है। ये 3 चीजें आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। अब सवाल ये है, पॉइंट इज दैट कि अब ये जो ल्यूकोट्राइन बने हैं ना, ये जाके क्या कराएंगे, इनमें से कुछ ऐसे है, और से सुने ताकि माइंड बन जाए। अब ये ल्यूकोट्राइन तब बने हैं जब प्रोस्टाग्लैंडीन, जब हमने किसको हिट किया था, फास्फोलिपिड, और ये हिट किसने किया था, इन्फेक्शन ने, मतलब पैथोजन ने किया था, और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं। अब इनमें कुछ ऐसे हैं, और से सुने, इमेजिन करें यहाँ पे टिश्यू की क्या हुई है, डैमेज हुई है। अब इस टिश्यू डैमेज को ब्लड सप्लाई मिलेगी कि नहीं, अब जितना ब्लड ज्यादा मिलेगी, न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगी, तो टिश्यू की डैमेज कम होगी, रिपेयर मैकेनिज्म क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि ब्लड को बढ़ाने के लिए हमें वेसल को तंग नहीं रखना, हमने वेसल को क्या करना है, खोलना है, वेजो क्या करना है, डायलेशन। तो जहां पे टिश्यू डैमेज होता है वहां पे हमारी बॉडी बहुत होशियार है, ह्यूमन बॉडी इज वेरी क्लेवर। ह्यूमन बॉडी को अल्लाह ने नेचर दी है कि वो एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज वेजो क्या करती है, डायलेशन। अब ये वेजो डायलेशन जब होगी तो वेसल के अंदर ब्लड ज्यादा आएगी कि कम, ज्यादा आएगी, और जहां पे ब्लड ज्यादा आएगी तो HB लेवल क्या होगी, ज्यादा, इसलिए उस एरिया के अंदर क्या आएगी, रेडनेस आएगी। आप समझ रहे कि नहीं, तो रेडनेस इन इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ वेजो डायलेशन, एक पॉइंट। दूसरी बात, जब वेसल डायलेट होगी तो फिर चांस ये है कि कुछ फ्लूइड वेसल से लीक करेगी कि नहीं, जब फ्लूइड लीक करेगी तो बाहर निकलेगी, सो देयर विल बी स्वेलिंग, एडीमा, क्या होगी, एडीमा हो सकती है। और नंबर 2, मुझे ये बताएं, अगर यहाँ पे वेजो डायलेशन होगी तो आगे न्यूट्रिएंट जो है ज्यादा जाएगी, तो टिश्यू रिपेयर मैकेनिज्म फास्ट होगा कि नहीं, सो दैट इज गुड और नॉट, दैट इज वेरी गुड। तो स्वेलिंग, वेजो डायलेशन, वस्कुलर परमेबिलिटी, दे आर वेरी गुड। अगर ये ना होती तो हम टिश्यू डैमेज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ना कर सकते थे। और ये जो 4 चीजें हो रही है, ये तो इन्फ्लेमेशन करा रही है। इन्फ्लेमेशन इज गुड और बैड, दैट इज वेरी गुड, ठीक है जी, इनिशियली इट इज वेरी गुड। अब सवाल ये है, ये वेजो डायलेशन करते कौन है, ये कौन कौन लोग होते हैं जो वेसल को क्या करते हैं, डायलेट। उन लोगों में से कुछ ओके जी, सो एक्चुअली दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ल्यूकोट्राइन है, प्रोस्टाग्लैंडीन, बाहर और अंदर माहौल बहुत अलग अलग है, समझ रहे कि नहीं। जैसे बंदा बाहर जाए, बंदा क्या मरी आया हो, ठीक है ना, अंदर आए तो पता कि पता नहीं कहाँ पे आया हो, फिर मुल्तान आया हूँ, समझ रहे कि नहीं, ऐसा कि नहीं, मुल्तान वाले है ना इधर, गर्मी है उधर के नहीं, तो बस भाई आप लोग तो फिर चुप करके खुदा के बंद हो, समझ रहे कि नहीं। चले जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एरिकिडोनिक एसिड कन्वर्ट इनटू 2, वन इज प्रोस्टाग्लैंडीन एंड अदर इज ल्यूकोट्राइन। अब ये जब बनेंगे, इन प्रोस्टाग्लैंडीन ल्यूकोट्राइन ने जाके क्या करनी है, वेजोडाइलेशन, दैट इज इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। और जब वेजोडाइलेशन होगी, HB लेवल ज्यादा होगी, तो मतलब एक तो स्वेलिंग होगी, वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली इसमें कुछ एरिकिडोनिक एसिड जो है ये आगे ब्रेडिकाइनिन बनाती है, हिस्टामिन बनाती है, समझ रहे कि नहीं। और ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन ये भी वेजोडाइलेटर है, क्या है, वेजोडाइलेटर। तो इस वजह से ये सारे मिलकर इनिशियली स्वेलिंग भी कराती है, रेडनेस भी कराती है, और उस एरिया को वार्म बनाती है। जो ब्लड है, ब्लड जहां पे वो ज्यादा कलेक्ट होगी तो एरिया कोल्ड होगा कि वार्म होगा, वार्म। तो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन लीड टू वार्म इन दैट एरिया, लीड टू रेडनेस इन दैट एरिया, स्वेलिंग इन दैट एरिया, इन एडिमा एज वेल, ठीक है जी। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों ने समझने। अब लेके MCQ शाबाश, आप लोगों से वो ये नहीं पूछेंगे कि आप लोगों ने ये ड्रा करना है, इनमें से MCQs कैसे आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 लेके MCQs, कि MCQs आप लोगों से कौन कौन से वो पूछ सकते हैं, और उनमें से जो MCQs है वो आप लोगों ने कौन से याद रखने हैं, ठीक है। नंबर 1 इसमें लिखे, नेम दी ल्यूकोट्राइन which help in कीमोटैक्सिस, जो किस में काम करेगी, कीमोटैक्सिस। अब आप लोगों को याद रखना है कि कीमोटैक्सिस क्या है। जब इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन इज काज बाई बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के खिलाफ जो फाइटर सेल है उसका नाम न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोफिल का बैक्टीरिया के पास जाना ताकि उसको फेगोसाइटोस करे, खत्म करे। सो द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। ये क्या है, कीमोटैक्सिस। तो ऐसा ल्यूकोट्राइन बताए, इनमें से जो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, और जितना न्यूट्रोफिल ज्यादा जाएगी तो डैमेज के चांसेस कम होगी, एंड दैट इज कॉल्ड LTB4। ये क्या है, LTB4। ये MCQs अभी ना भूले, ठीक है। अब ये जो LTB4 है, ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करती है ताकि आप साइट ऑफ इंजरी पे पहुंच जाए,
और वहां पे जो डैमेज है उसको क्या कर सके, कम कर सके। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, पहला एमसीक्यूज। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल द पोटेंट वेजोडाइलेटर मीडिएटर इन प्रोस्टाग्लैंडीन इस इन प्रोस्टाग्लैंडीन के अंदर ऐसा बताए मीडिएटर जो सबसे स्ट्रांगर वेजोडाइलेटर है, PGI2, इसका नाम क्या है, PGI2, दैट इज कॉल्ड वर्ड आंसर इज PGI2, प्रोस्टाग्लैंडीन I2। ये जहां पे भी जाता है ये पोटेंट वेजो क्या करता है, डायलेशन करता है। क्या करता है, पोटेंट वेजो डायलेशन। अब याद रखें इसका दूसरा नाम कभी कभार एग्जाम में आता है, शायद आप लोगों को नाम सुना होगा, इसको प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्रोस्टासाइक्लिन। तो प्रोस्टासाइक्लिन आज के बाद याद रखें इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडीन, और प्रोस्टासाइक्लिन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडीन विच इज नोन एज PGI2। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 3। ये सारे के सारे एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने यहाँ से करने हैं। फिर इसमें लिखे विच प्रोस्टाग्लैंडीन irritate nerve ending which result, अगर इन्फ्लेमेशन के दौरान नर्व एंडिंग को कोई बंदा इरिटेट करे तो उस वजह से पेन होगी कि नहीं। एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन इट लीड्स टू पेन इन द बॉडी एंड दैट इज नोन एज PGE2। ये क्या है, PGE2। अब ये जो PGE2 है ये वाला, इट कैन इरिटेट द नर्व एंडिंग। ये किसको इरिटेट करेगी, नर्व एंडिंग, और ये एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन हमें क्या कराएगी, पेन कराएगी, ठीक है जी। देखिए इसकी मिसाल आप लोगों को मैं ऐसा भी दे सकता हूँ, अगर हमारे बॉडी में मिसाल के तौर पे इन्फेक्शन हो जाए और उसके खिलाफ इन्फ्लेमेशन ना हो, गौर से सुने, इन्फ्लेमेशन ना हो, तो फिर न प्रोस्टाग्लैंडीन बनेंगे न ल्यूकोट्राइन बनेंगे, न उस एरिया के अंदर रेडनेस आएगी, न उस एरिया के अंदर पेन आएगा। जब आपको सिम्टम नहीं आएंगे, कैन यू विल नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, नो। अंदर से आपका जो ऑर्गन है वो डैमेज होता रहेगा लेकिन बाहर से हमें पता नहीं चलेगा। इट इज द इन्फ्लेमेशन विच कैन गिव अस पेन ड्यू टू दिस PGE2, कि हमें पता चले कि आई शुड समथिंग टू डू फॉर माई सेल्फ, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी। दीज आर सिम्टम आर गुड और बैड फॉर द बॉडी, they are very good for the body, they alarm us about something wrong in the body, so inflammation is always protective। और inflammation के जो सिम्टम है उसी को देखकर हम जाके विजिट करते हैं और अपना क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। मतलब बाज मरीज होते हैं ना, वो बहुत लॉन्ग रन से स्टीरॉयड लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टीरॉयड। क्यों लेते हैं, जो जिम जाते हैं कि एनाबोलिक एक्शन है, उससे मसल बिल्ड होते हैं। कुछ लोग पता नहीं अजीब अजीब पर्पस के लिए स्टीरॉयड लेते हैं, वही बंदे बाद में जाके उनको बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है जी। क्यों, ये जो स्टीरॉयड होता है ना, कार्टिकोस्टीरॉयड, ये जो भी यूज़ करता है, गौर से सुने, स्टीरॉयड, ये इस एंजाइम को काम करने नहीं देता। गौर से सुने, स्टीरॉयड आर द मेजर ब्लॉकर ऑफ फास्फोलाइपेज A2। अब अगर कोई बंदा स्टीरॉयड ले रहे, डेक्सामेथासोन मतलब बेक्लोमेथासोन, ये जितने भी स्टीरॉयड है दे कैन इनहिबिट फास्फोलाइपेज A2। अगर ये काम नहीं करे, बॉडी में इन्फेक्शन चल रही है लेकिन उसमें न फिर प्रोस्टाग्लैंडीन बनेगी ना ल्यूकोट्राइन बनेगी, तो अंदर अंदर मसला चलेगा लेकिन बाहर से आपको पता नहीं होगा। तो फॉर सम डेज, फॉर सम वीक्स आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फिर लोग कहते यार चलते चलते बंदा गिर गया और मर गया। समझ रहे कि नहीं, क्या पता अंदर कोई मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व हो, कोई हार्ट इन्वॉल्व हो, ब्रेन इन्वॉल्व हो, लेकिन बाहर से आपको सिम्टम पता नहीं चलेंगे। हम मिसाल के तौर पे हमें बुखार होता है, हमें इन्फेक्शन होती है, हमें बुखार होता है, हमें पेन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहला इंजेक्शन क्या होता है, स्टीरॉयड। क्या होता है, स्टीरॉयड। ये जो मोहल्लों में बैठे होते हैं, क्वैक्स वगैरह होते हैं, ये सारे स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। जो स्टीरॉयड है वो हमारी सिम्टम को रिड्यूस करता है, हमारी फीवर को कम करता है, पेन को कम करता है। क्योंकि पेन क्यों कम हो गया, आपने किसको ब्लॉक किया, प्रोस्टाग्लैंडीन E2 नहीं बनेगा, I2 नहीं बनेगा, न पेन आएगी, न रेडनेस आएगी, न स्वेलिंग आ जाएगी, बंदा कहे मैं ठीक हो गया 1 मिनट में। लेकिन प्रॉब्लम को आपने ट्रीट नहीं किया, जो प्रॉब्लम चल रही है उसको आपने ट्रीट नहीं किया। तो स्टीरॉयड वी कैन गिव टू द पेशेंट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, बट इट इज नॉट द ट्रीटमेंट, इटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हमें काज तक जाना है, न कि एज अ मेडिकल डॉक्टर हमें सिम्टम को ट्रीट करना है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। एक मरीज है, उसको बहुत दर्द है, शदीद दर्द है, जिससे रहा नहीं जाता, और उसको स्वेलिंग भी बहुत है, आप उसको एक इंजेक्शन लगा सकते हैं
ताकि उसको स्टेबल करे, लेकिन आप उसको लॉन्ग लाइफ किस पे नहीं लगा सकते, स्टीरॉयड पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उसका ये वाला एरिया ब्लॉक करेंगे तो यकीन करें फिर वो बंदा कल को मिसाल उनको जो भी प्रॉब्लम होगा उसकी इम्यून सिस्टम आपने सप्रेस किया है, कौन सा इम्यून सिस्टम, दैट इज वाई स्टीरॉयड इज इम्यूनो सप्रेसिव, ठीक है जी। लेकिन जो स्टीरॉयड्स होते हैं, अब एक मरीज है, ये जो ल्यूकोट्राइन्स है ना, ल्यूकोट्राइन, इसमें मेजॉरिटी जो होते हैं दे कैन कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, ये क्या कराते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, गौर से सुने, ब्रोंकोस्पाज्म, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कि ल्यूकोट्राइन जब बनते हैं ये ब्रोंकोस्पाज्म कराते हैं। और अगर कौन सी लोग मतलब कौन सी चीज बनती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये पेन कराती है, क्या कराती है, ज्यादातर पेन, मतलब हमें जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द, ये सारे किसकी कमाल है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हम एनसेड लेते हैं, क्या लेते हैं, एनसेड, एस्पिरिन लेते हैं, दोज एनसेड एस्पिरिन दे इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज, अगर आप इसको ब्लॉक करेंगे तो क्या नहीं बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, तो आपको पेन पीलो नहीं होगा, मुझे समझ रहे कि नहीं, ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग का बेस इधर से बनेगा। कभी कभार देखिए एक मरीज है उसको दमे का मसला है, आस्थमा, उसको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, और वो बंदा डस्ट में जाता है, कोई ऐसी पोलन एलर्जी में जाता है, तो उनका मसला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि उस पेशेंट के अंदर किसका लेवल बढ़ेगा, ल्यूकोट्राइन, और ये ल्यूकोट्राइन जाके ल्यूकोट्राइन ब्रोंकस के अंदर अपने रिसेप्टर पे अटैच होंगे, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, और ये इंड्यूस क्या करेगी, ब्रोंकोस्पाज्म। तो उस बंदे को हम डायरेक्टली ऐसा ड्रग देते हैं, एक तो ब्रोंको डायलेशन करे और इस ल्यूकोट्राइन को रिसेप्टर पे काम करने नहीं देना है। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट देंगे, एक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट जिसका नाम मोन्टेलुकास्ट है, क्या है, मोन्टेलुकास्ट, जाफरलुकास्ट, ये नाम सुने कि नहीं। तो ये सारे फार्माकोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो इसी एक चार्ट के अंदर मौजूद है। तो मतलब ल्यूकोट्राइन इतना याद रखें, दे कैन डायरेक्टली डैमेज और दे कैन ट्रिगरिंग द सिम्टम ऑफ ब्रोंकोस्पाज्मिसिटी एंड दीज प्रोस्टाग्लैंडिन कैन कॉज पेन इन द बॉडी, ठीक है जी। लेकिन इन सबको एज अ होल हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर हैं। अब ये तो बन गए इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, इसके बाद क्या होगा और से सुने, लेकिन कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन क्या होगी, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, सिस्टम एक्टिवेशन, ठीक है जी। कंप्लीमेंट सिस्टम, कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में लिखे, अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन which activated during infection to eliminate pathogen, इसका काम भी क्या है, एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन। इस तरह मिसाल के तौर पे कंप्लीमेंट सिस्टम एज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या है, प्रोटीन्स है जो इन्फेक्शन के दौरान स्टिमुलेट होते हैं, और इसका टारगेट भी ये है कि किसको एलिमिनेट करना, पैथोजन को एलिमिनेट करना। दे आर ग्रुप ऑफ टोटल 20 प्रोटीन्स, हाउ मेनी, 20 आउट ऑफ ऑल 11 आर एक्टिव, हाउ मेनी, 11 आर एक्टिव। जो 11 है दे रियली पार्टिसिपेट टू एलिमिनेट दी पैथोजन, ठीक है जी। 11 आर एक्टिवेट है, तो टोटल 20 बट इसमें से कितने एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट इज 11, ठीक है जी, 11 एक्टिवेट होते हैं। अब इसमें पॉइंट ये है जो आप लोगों ने समझना है, एक को हम कहते हैं C1 C2, नाम सुने कि नहीं, इसी तरह ये C9 तक होते हैं, कहाँ तक, C9, और एक का नाम है B और एक का नाम D है, तो हम कहते हैं C1 to C9 B एंड D, ये 11 प्रोटीन्स होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं, ठीक है जी, कंप्लीमेंट प्रोटीन। अब देखें इसकी डेप्थ में हम अभी नहीं जाएंगे वरना ये चीज़ फिर भूल जाएंगे, ये हम इम्यूनोलॉजी में फिर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लेके एक्टिवेशन पाथवेज कि किन तरीकों से ये कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो सकते हैं, 3 पाथवेज के जरिए, कितने, 3 पाथवेज, सिर्फ नाम आने चाहिए जनरल पेथों में। एक का नाम है क्लासिकल पाथवे, कौन सा, क्लासिकल पाथवे, वन इज कॉल्ड क्लासिकल पाथवे। नेक्स्ट देखें अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, और लास्ट लिखे मेनोज बाइंडिंग पाथवे। बाइंडिंग पाथवे, बस ये 3 नाम है
जो आप लोगों को आने चाहिए इस लेवल पे। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हेन वी विल स्टडी इम्यूनो पार्ट, ठीक है जी, इम्यूनोलॉजी। लेकिन इस पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट्स देता हूँ ताकि आप लोग रट्टे ना लगाए, कम से कम पता हो कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। देखें, ऐसा करते हैं, मैंने आप लोग को क्लास के पहले क्या बोला, इन्फ्लेमेशन इज नॉट ईजी। ये दिखता इजी है कि इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग या बस रिस्पांस, बट इसके अंदर मीडिएटर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग टॉपिक। इस पर आप लोगों को जाके काम करना है। अब देखिए, एंडो से मुश्किल लग रही है, ठीक है जी, और इंटरेस्टिंग भी नहीं है क्योंकि इसमें मीडिएटर्स है और आप लोगों ने याद रखने हैं। पहले से आप लोग अपना माइंड बनाएं। इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ द नॉर्मल टिश्यू अगेंस्ट द इंजर्ड टिश्यू। ऐसा कि नहीं, इसके दो काम हैं। ये चाहता है कि जो इन्फेक्शन हुई है उसको निकाले, पैथोजन को एलिमिनेट करे, कि जो सेलुलर डिब्रीज है उसको बॉडी से निकाले। अब अगर इन्फ्लेमेशन शॉर्ट टाइम के लिए है और उसमें जो प्री डोमिनेंट सेल है वो क्या है, न्यूट्रोफिल, दैट विल बी अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती कैसे है, इनकी मैकेनिज्म क्या है? उनमें से एक का नाम है एरिकिडोनिक एसिड पाथवे। क्या है? एरिकिडोनिक एसिड। एरिकिडोनिक एसिड ने क्या किया, उसने प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया और उसने ल्यूकोट्राइन बनाए। उनमें से कुछ ऐसे थे ल्यूकोट्राइन या प्रोस्टाग्लैंडिन जिसने इन्फ्लेमेशन के दौरान पेन कराई है, किसी ने स्वेलिंग कराई है, किसी ने वेजो डायलेशन कराई है। वो जो 5 सिम्टम हमने पढ़े हैं ये ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होते हैं, नंबर 1। फिर दूसरी बात यह है, अब अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन ना होते तो हमें पेन का अंदाजा ना होता। दैट इज अ गुड साइन और बैड साइन? बैड साइन। इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना इज अ गुड साइन कि हमें पेन हो जाए ताकि हमें पता चले कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। तो ये एलिमिनेशन पैथोजन को कैसे निकालेंगे? तब निकालेंगे जब हमें पता चले कि कुछ है तो हम मेडिसिन लेंगे ना। तो दैट इज ये चीज, ये सेंस हमें कौन दे रही? प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन आर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। क्या है? इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। दूसरी बात, जब इन्फ्लेमेशन को देखता है, इन्फ्लेमेशन क्या करता है? अब यहाँ पे इन्फेक्शन हुई थी, इस इन्फेक्शन के खिलाफ जो टिश्यू ने रिस्पॉन्ड किया है वो इन्फ्लेमेशन है। क्या है? इन्फ्लेमेशन। लेकिन इस पैथोजन को जब देखा गया कि भाई ये बाहर से कोई पैथोजन आया है, तो बॉडी ने कौन सी चीज बनाना शुरू की? एंटीबॉडी। कौन सी चीज? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन दैट फाइट अगेंस्ट एंटीजन। और इसका काम भी ये है कि भाई एंटीजन को बॉडी से निकालना है। अब समझ रहे कि नहीं? इन्फ्लेमेशन अपने तरीके से चल रहा है, एंटीबॉडी अपनी तरीके से आ रही है। अब सवाल यह है कि जब एंटीबॉडी इसके खिलाफ काम करने के लिए आएगी तो एंटीबॉडी देखेगी कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अगर इसके खिलाफ हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने साथ कोई बंदा मिला हो, कोई बंदा मिले ताकि हम इसको जल्दी ख़त्म करें। अब वो प्रोटीन जो एंटीबॉडी खुद अपने साथ एक्टिवेट करेगी टू एलिमिनेट द पैथोजन सिस्टम होता है। क्या होता है? कंप्लीमेंट सिस्टम। तो जो कंप्लीमेंट सिस्टम है इट इज अ हेल्पर ऑफ एंटीबॉडी। ये क्या है? हेल्पर ऑफ एंटीबॉडी विच एक्टिवेट ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। और इसका काम भी होलो सोलो ये है कि किसी न किसी तरीके किसको निकालना है? इन्फेक्शन या पैथोजन को निकालना है। अब और से सुने, एंटीबॉडी इन्फ्लेमेशन में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इम्यूनो पार्ट है, लेकिन इधर टच किया है इसलिए बता रहा हूँ। अब ये जो एंटीबॉडी इन्फेक्शन के खिलाफ पहली बनेगी ना, पहली, उसका नाम IgM है। क्या है? IgM। समझ रहे क्या नहीं? और फिर एंटीबॉडी जो दूसरी बनेगी ना आफ्टर IgM, उसका नाम IgG होता है। इसलिए यह भी एक MCQ है NRE स्टेप 1 में कि विच एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, दैट विल बी IgM। और वो कौन सी है जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस है? IgG। कौन सी है? IgG। अब सवाल ये है, ये दोनों क्या करते हैं? इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन जब उनको पता चले कि यार हमें हेल्पर चाहिए, तो फिर IgM और IgG आके किस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी? कंप्लीमेंट प्रोटीन। किस चीज को? कंप्लीमेंट प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर फाउंड बाय द लीवर। कहाँ पे बनते हैं? लीवर। एंड दे ऑल आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस, बट दे आर इन इनएक्टिव स्टेट। दे बिकम एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज इन्फेक्शन इन द बॉडी। अब समझ रहे क्या नहीं? अब सवाल MCQs क्या है? MCQs यह है, अगर इन कंप्लीमेंट प्रोटीन की एक्टिवेशन किस वजह से हो जाए? IgM और IgG, तो फिर उस एक्टिवेशन का नाम क्लासिकल पाथवे है। ये MCQs है, समझ रहे क्या नहीं? व्हाट इज क्लासिकल पाथवे? इट इज द एक्टिवेशन ऑफ विच प्रोटीन सिस्टम? कंप्लीमेंट प्रोटीन ड्यू टू आइदर IgG और IgM। ये MCQs है। तो एक MCQs ये है कि IgG और IgM ये दोनों मिलकर अगर कंप्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, उस पाथवे का नाम क्लासिकल पाथवे। और जो क्लासिकल पाथवे है
ये तकरीबन 80% लोगों में रोल प्ले करती है। कौन सा? 80%। अब देखिए ना, हमें जब इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन के दौरान हमें इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर चाहिए कि नहीं, हमें एंटीबॉडी चाहिए कि नहीं, यस, और हमें कम्प्लीमेंट प्रोटीन भी चाहिए। अब वो कम्प्लीमेंट प्रोटीन जगाना कैसे है? कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। उन तीनों में से 80% इसको जगाना किस तरीके से है? क्लासिकल पाथवे से। इट इज अ क्लासिकल पाथवे फॉर कम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड दैट इज एक्टिवेटेड बाय अदर IgG और IgM। अब समझ रहे कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होता है, और से सुने, सवाल ये है व्हाट इज दिस? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज काज्ड बाय पैथोजेन। पैथोजेन इज नथिंग बट माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो पैथोजेन है, ये जब इन्फेक्शन कराती है, और से सुने, ये ब्लड है तो ब्लड में एंटीबॉडी है कि नहीं? ब्लड में कम्प्लीमेंट प्रोटीन है कि नहीं? C3, C4 अप टू C9। लेकिन ये एक्टिव है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। अब अगर एंटीबॉडी इसके खिलाफ लगी है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन ये पैथोजेन अपने आप से क्या निकालती है? टॉक्सिन, टू डैमेज दिस टिश्यू। तो समटाइम दिस टॉक्सिन इज अ स्टिमुलस फॉर द एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट प्रोटीन। कुछ एंटीजन या कुछ पैथोजेन बैक्टीरिया ऐसी है जिसकी टॉक्सिन में एबिलिटी होती है, जब वो टिश्यू को डैमेज कर रही होती है तो वो ब्लड में साइड बाय साइड किसको एक्टिवेट कर लेती है? C3, C4, C5 अप टू C9। तो मतलब इस टॉक्सिन ने अपने खिलाफ बंदे को जगाया है। समझ रहे क्या? नहीं, अभी IgG IgM ने नहीं किया है, इसलिए इसका नाम अल्टरनेट पाथवे होता है। अल्टरनेट का मतलब कि कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन बाय माइक्रोबियल टॉक्सिन। किस वजह से? माइक्रोबियल टॉक्सिन की वजह से होता है। अब समझ रहे क्या? नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। अब देखें, आप लोग कहेंगे रियल MBBS ये है, समझ रहे क्या? नहीं, दिस बैक्टीरिया, ये सारा माइक्रोबायोलॉजी है। बैक्टीरिया है, बाज बैक्टीरिया होती है जिसके सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोस। इसका नाम क्या है? मेनोस। मेनोस एज अ ग्लूकोज, मेनोस एज अ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सबने सुना होगा ग्लूकोज, सबने सुना होगा फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, ये सारी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का एक शक्ल को हम क्या कहते हैं? मेनोस कहते हैं। And this mannose is present in some bacteria, not in all bacteria, in some microorganism। ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसके साथ क्या चीज है? अगर ये मेनोज आ जाए तो बैक्टीरिया का काम तो टिश्यू डैमेज करना है, बट इसके ऊपर क्या चीज पड़ी है? एंड दिस मेनोज कैन स्टिमुलेट अगेंस्ट दिस C3, C4। तो अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसने कम्प्लीमेंट को अपने खिलाफ जगाया, किस चीज की वजह से? तो उसका नाम मेनोज बाइंडिंग पाथवे होता है। अब समझ रहे कि नहीं? लेकिन हर बैक्टीरिया में मेनोज हो नहीं होता, तो इस पाथवे के जरिए कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की चांसेस हो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। बट जब इम्यून सिस्टम काम करेगा तो हर इन्फेक्शन में IgM बनेगी कि नहीं? हर इन्फेक्शन में IgG बनेगी। तो 80% चांस है कि जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाए, या वो IgM करे या IgG करे। तो इसका मतलब ये होगा कौन सा पाथवे? क्लासिकल पाथवे होता है। तो अब माइंड बन गया कि नहीं? सो कम्प्लीमेंट प्रोटीन आप लोगों ने याद रखना है। अब कम्प्लीमेंट प्रोटीन में लेके MCQs, किसकी MCQs कौन कौन से? और से सुने कि मिसाल के तौर पे विच कम्प्लीमेंट प्रोटीन ये टॉपिक आप लोगों ने बिल्कुल देखा नहीं है, मुझे समझ आ रही है, ठीक है? विच कम्प्लीमेंट प्रोटीन हेल्प इन अपसोनाइजेशन। किस में काम करेगी? अपसोनाइजेशन, ठीक है जी। अपसोनाइजेशन, और से सुने, व्हाट इज अपसोनाइजेशन? एनीवन? हाँ, नाम सुना है? सब ने सुना है? चले फिर सुन ले। अगर नाम सुना है तो ठीक है, चले 50-50 तो है ना। अब 50 मैं बताता हूँ कि क्या है। और से सुने, आसान कंसेप्ट क्या है। अगर मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया है, जैसा बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया इसको ख़त्म करना है, मिसाल इनगल्फ करना है, और वो इनगल्फ किसने करना है? न्यूट्रोफिल ने करना है। और से सुने, या मैक्रोफेज ने, व्हाटएवर जो भी है, इसको फेगोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेगोसाइट। अब देखें, न्यूट्रोफिल जब इसको इनगल्फ करेगी ना, इस पे ये डायरेक्ट काम नहीं कर सकती। और से सुनने वाली बात है, न्यूट्रोफिल बाज बैक्टीरिया के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो बहुत मुश्किल से करती है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी बहुत होशियार है, मैंने क्या बोला? क्लेवर बॉडी है हमारी। वो क्या करती है? वो इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक प्रोटीन कोटिंग कराती है। समझ रहे कि नहीं? प्रोटीन क्या कराती है? कोटिंग। और जो प्रोटीन इस कोट में, इस मेम्ब्रेन में यूज होती है, उस प्रोटीन का नाम ऑप्सोनिन है। क्या है? ऑप्सोनिन। सो ऑप्सोनिन इज अ प्रोटीन विच मेक अ लेयर और कोट अराउंड दैट बैक्टीरिया। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोसेस है जिसमें कौन सा प्रोटीन यूज हो रहा है?
इस प्रोसेस का नाम क्या है? अपसोनाइजेशन। लेकिन अपसोनाइजेशन तो करेगा भी कोई ना। अब उनमें से एक बंदे का नाम कंप्लीमेंट प्रोटीन है। क्या है? कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट प्रोटीन याद करें कहां से कहां तक है? C1 से C9 और BND। तो इसका मतलब आंसर का यहीं पे है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अब सवाल ये है, आप लोगों को ऑप्शन ए में इस तरह दिया है C2, ऑप्शन बी C3A, ऑप्शन सी C3B, ऑप्शन डी C4A। इस तरह के मतलब 4 ऑप्शन है। समझ रहे कि नहीं? अब सवाल ये है कि भाई C2 समझ आ रही है, C4 भी, बट C3 में फिर मजीद 2 है। तो एवरी कंप्लीमेंट प्रोटीन फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट, A पार्ट एंड B पार्ट। C4A तो C4B, C3A तो C3B। अब याद रखें, गौर से सुने। तो यहाँ पे टोटल कंप्लीमेंट प्रोटीन तो 11 है, बट इन C1 से लेके C9 तक हर एक के 2 पार्ट्स होते हैं। अब इनमें से ये वाला जो होता है कौन सा? C3B, दैट हेल्प इन द अपसोनाइजेशन। याद रखें। तो MCQs ये है कि वो कौन सा कंप्लीमेंट प्रोटीन है जो मिसाल के तौर पे C3B जो है ये काम करती है। अगर आप लोग पेतोमा बुक देखेंगे, इसमें गलत लिखा है। मतलब ये है पेतोमा बुक के अंदर कोई मिस्टेक है, चाहे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो भी है, उसने लिखा है कि अपसोनाइजेशन में C3A काम करते हैं। क्या करते हैं? C3A। अपसोनाइजेशन जहाँ पे लिखा है इसका सेकंड नंबर लाइन है। पेतोमा है किसी के पास कि नहीं? हाँ, ओके जी, आपके पास पढ़ी है, ये चेक करें ना। मतलब इसके अंदर ये गलत है, ठीक है जी। मतलब आप लोगों ने C3B याद रखना है। क्या याद रखना है? C3B। तो C3B हेल्प इन दी अपसोनाइजेशन। अब सवाल ये है, गौर से सुने, इसका मतलब ये है विच पेयर करेक्ट रिगार्डिंग अपसोनाइजेशन। ठीक है जी। नंबर 1, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अब MCQs थोड़ा सा और जो है ना कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। MCQs थोड़ा सा हमने और भी कम्प्लेक्स बनाया। पहले तो हमें ये जाना कि अगर कम्प्लीमेंट के अंदर पूछते हैं कि भाई ऑप्शनाइजेशन में काम करने वाले क्या है, आंसर इज C3B। तो इसका मतलब यह है कि ये वो तो हो नहीं सकता, ऐसा है कि नहीं? C2A वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि C3B में कहीं पे आंसर है। कहाँ पे? C3B। इसका मतलब यह है कि इस C3B के साथ एक एंटीबॉडी भी होती है जो किस में काम कर सकती है? ऑप्शनाइजेशन। वो IgG है। क्या है? IgG। तो याद रखे इसका जो आंसर है दैट इज कॉल्ड IgG। तो आप लोगों ने याद रखना है कि नेम द टू थिंग विच हेल्प इन द अपसोनाइजेशन। वन इज C3B, अनदर इज IgG। और ये MCQs बहुत कॉमनली एग्जाम में टेस्ट होता है, तो प्लीज ऑन द डे एग्जाम इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। अब आप लोग कहेंगे यार अपसोनाइजेशन होता क्यों है? दिस अपसोनाइजेशन मेक ईजियर फॉर न्यूट्रोफिल टू एनगल्फ दिस बैक्टीरिया। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अपसोनाइजेशन? इट एनहांसेस, इट इंक्रीजेस द चांसेस एंड इट मेक ईजियर फॉर न्यूट्रोफिल टू फेगोसाइटोस बैक्टीरिया। तो मतलब न्यूट्रोफिल को बैक्टीरिया खाने में आसानी होती है, और जितना बैक्टीरिया वो ज्यादा खाएगी उतना उसको बॉडी से ज्यादा एलिमिनेट करेगी और बॉडी इन्फेक्शन से गेट राइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ अपसोनाइजेशन टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखना है। अब देखें इसमें, अब पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब कंप्लीमेंट प्रोटीन का फायदा क्या हुआ भाई? कंप्लीमेंट प्रोटीन का ये फायदा हुआ कि इससे C3B आया ना, और C3B ने क्या कराया? अपसोनाइजेशन। और इसकी वजह से न्यूट्रोफिल को बैक्टीरिया खाना आसान हो गया कि नहीं? और बात वही है कि टारगेट यह है कि बैक्टीरिया को छोड़ना नहीं है। अब समझ रहे कि नहीं? तरीके हैं ना मुख्तलिफ। तो कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन इज गुड और बैड? दैट इज वेरी गुड। समझ रहे कि नहीं? और दूसरी बात, जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड C5। कौन सा है? C5 से लेके कहाँ तक? C9। ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं कंप्लीमेंट 5 to 9। तो उसमें 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो मतलब ज्यादा इकट्ठे हो गए ना, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। नाम नहीं लिखना, अभी मैं समझा रहा हूं। अब और से सुने, ये सारे मिलकर, अब ये एक है कि एक से ज्यादा है? ज्यादा है। अपना एक बुलेट तैयार करता है
और वो जाके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को टारगेट करता है। किसको? मेम्ब्रेन को, ताकि उसकी दीवार को खराब करे, ताकि अंदर रहे ना, ताकि उसको खत्म करे। तो उसने C3b दे दी कि बैक्टीरिया के इर्द गिर्द कोटिंग कराए, समझ रहे कि नहीं, ताकि न्यूट्रोफिल को खाना आसान हो जाए। और फिर C5 से C9 मिलकर जाके खुद किस पे अटैक करेंगे? बैक्टीरिया पे। इंटरनली कि एक्सटर्नली? एक्सटर्नली किस पे करेंगे? मेम्ब्रेन पे। तो इस पूरे का नाम है, मिसाल के तौर पे इसको अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको मैक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक। सो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में C5 से लेकर कहाँ तक आते हैं? C9 तक आते हैं, ठीक है जी। दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये जब मैं आप लोग को इंशाल्लाह इम्यूनो में पढ़ाऊंगा ना, इसके फिर आप लोग को और भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पता चलेगी, बट ये समझना ये जरूरी है। अगर हम इसको ना पढ़ेंगे फिर आप एग्जाम में कहेंगे यार एग्जाम बहुत डिफिकल्ट। अभी इस दफा रो रहे थे ना कि यार एग्जाम डिफिकल्ट था, क्यों? वो इतना पढ़ते नहीं है, वो कहते बस MCQ करे पास हो जाए। शॉर्टकट कभी भी नहीं करना, थोड़ा सा मेहनत करना है, बट MCQs आप लोगों को एग्जाम के दिन न्यू नहीं लगने चाहिए। हर एक चीज नजर से गुजरनी चाहिए कि हाँ इस तरह की चीजें हमें आई थी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों से टाइम लेगा, घर जाके इसको आप करेंगे, बट इंशाल्लाह एक दफा इसको अच्छा याद करेंगे तो फिर इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी फॉर एग्जांपल कंप्लीमेंट सिस्टम। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एरिकाडोनिक एसिड पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर क्या है? कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। ये दो पाथवेज है, इनका काम यह है कि इन्फेक्शन को किसी न किसी तरीके से खत्म करना है, ठीक है जी। अब आप लोग लिखे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रोफिल माइग्रेशन। देखें स्टेप्स ऑफ न्यूट्रोफिल अराइवल, क्योंकि जहां पे इन्फेक्शन है वहां पे जाने के लिए किसको जाना है? न्यूट्रोफिल ने जाने। और हम यहाँ पे लिम्फोसाइट की जिक्र इसलिए नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट इन्फ्लेमेशन। क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सिर्फ आप लोगों ने, अब प्लीज मैं एडवाइस करूंगा ज्यादा डिटेल नहीं जाना, सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी। पहला स्टेप आप लोगों ने लिखना है कि जब न्यूट्रोफिल तैयारी करता है कि मैंने इन्फेक्शन की साइट तक पहुंचना है या मैंने इन्फेक्शन तक जाना है, तो जो पहला स्टेप होता है इसको मार्जिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनेशन। याद रखे, दैट इज मार्जिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद लेके जब मार्जिनेशन होगी तो इसके बाद लेके एडहेशन। क्या होगी? नहीं, इसके बाद रोलिंग लेके। रोलिंग भी एक स्टेप होता है, इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगा तो समझ आ जाएगा। रोलिंग, ठीक है। फिर इसके बाद लेके एडहेशन। एडहेशन इसके बाद नेक्स्ट लेके ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन इसके बाद कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस इसके बाद लिखे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, ठीक है जी। दीज आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रोफिल अराइवल। कि मतलब एक बैक्टीरिया तक पहुंचने के लिए न्यूट्रोफिल ने जिन जिन चीज़ों से गुजरना है आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है, ठीक है जी। कि न्यूट्रोफिल कहाँ से गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, आप लोगों को ये स्टेप्स पता होने चाहिए। इनमें से इसको स्टार करें, दिस एडहेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। और ये जो फेगोसाइटोस है इसको भी स्टार, इनमें से एक MCQs आ सकता है। अब मैं बताऊंगा इसके MCQs क्या है और किस तरह आ सकता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते। देखें डायग्राम ड्रा करते हैं, डायग्राम, ठीक है जी। इसी डायग्राम में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे ऐसे। दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है जी, दिस इज अ ब्लड वेसल। और यहाँ पे इन्फेक्शन साइट है, यहाँ पे बैक्टीरिया है मिसाल के तौर पे, दैट इज इन्फेक्शन साइट। क्योंकि जो न्यूट्रोफिल है इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। न्यूट्रोफिल ने तो ब्लड वेसल से जाना है और इसने यहाँ तक पहुँचना है। तो न्यूट्रोफिल का ब्लड से निकल के, ब्लड वेसल से निकल के कहाँ तक पहुँचना? इन्फेक्शन साइट तक। इसको हम कहते हैं अराइवल स्टेप्स। क्या कहते हैं? अराइवल स्टेप्स कहते हैं। अब देखें सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल है इसने रहना है ब्लड के अंदर, इनसाइड द ल्यूमिन ऑफ द ब्लड वेसल। ये कहाँ पे होता है? ल्यूमिन, मिड के अंदर होता है और इसने फ्लो करना होता है, ठीक है जी। अब देखें जो न्यूट्रोफिल है इसको हम कहते हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल। कौन से? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल, PMN। आज के बाद अगर एग्जाम में आ जाए कि इन्फेक्शन में PMN का लेवल बड़ा है तो वो इनडायरेक्टली किसका लेवल होगा? न्यूट्रोफिल। तो PMN इज द अनदर नेम ऑफ न्यूट्रोफिल, दैट इज पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल। इसका नाम क्या है? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल। अब देखें यहाँ पे सबको पता है एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ऐसे कि नहीं?
द ब्लड वेसल आर लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल। वेरी गुड। अब देखिए मुझे शाबाश, आप लोगों ने बताने, और ये आसान है, मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको जस्ट स्टेप बाय स्टेप याद करें। इन्फेक्शन के वजह से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर बनेंगे कि नहीं, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन भी है और ल्यूकोट्राइन भी है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी कि वेजो डायलेशन? वेजो डायलेशन। अब देखें मिसाल के तौर पे इंक्रीज या वेजो डायलेशन होती है पहले। अब जब वेजो डायलेशन होगी तो ये विसल खुलेगी कि नहीं? जब ये खुलेगी तो फिर देखे माइंड गेम है, माइंड। अब ये पाइप है ना, पाइप, उसमें न्यूट्रोफिल ने फ्लो करना है, जाना है। जब उसको रास्ता तंग होगा तो पीछे से और भी तो आ रहे हैं ना, तो आगे निकल जाएगा, ऐसा है कि नहीं? रास्ता तंग है, आप भी जा रहे, 10 आपको पीछे धक्के भी दे रहे कि निकलो, समझ रहे कि नहीं? तो फिर फ्लो आगे क्या जाएगी? ज्यादा। बट अगर जगह खुली है तो उसमें आप स्टे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब वेजो डायलेशन की वजह से न्यूट्रोफिल जो है यहाँ पे स्टेसिस करेगा। क्या करेगा? स्टेसिस। रुकेगा कि कुछ हो रहा है। जब कुछ हो रहा है रुकेगा तो उसने कहा मैंने आगे नहीं जाना, मैंने इसको देखना है। समझ रहे कि नहीं? तो पहला कंसेप्ट यह है कि वेजो डायलेशन इंक्रीज वस्कुलर ल्यूमिन एंड दैट विल रिजल्ट न्यूट्रोफिल स्टेसिस। और जब स्टेसिस होगी तो ये फ्लो करेगी कि रुकेगी? रुकेगी। और जब ये रुकेगी तो फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगी टुवर्ड एंडोथेलियल सेल। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ओके, ये ल्यूमिन है कि ये मार्जिन है? शाबाश, ये ल्यूमिन है और ये ब्लड वेसल के मार्जिन है, किनारे है। अब न्यूट्रोफिल का किस की तरफ आना? एंडोथेलियल सेल की तरफ आके अटैचमेंट के लिए इस स्टेप का नाम मार्जिनेशन है। अब समझ रहे कि नहीं? सो मार्जिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल from the lumen of the blood vessel toward endothelial cell, that is margination, and the main mechanism here is vasodilation. ये क्या है? vasodilation. Vasodilation is very important one. और vasodilation के लिए कौन सा बंदा चाहिए? the potent vasodilator PGE2. कौन सा? PGE2, ये भी vasodilator है। bradykinin vasodilator है। histamine vasodilator है। ये तीन याद रखें, PGE2, ब्रेडिकाइनिन एंड हिस्टामिन। ये जब इन्फ्लेमेशन में बनती है तो उसने वेसल को क्या करना है? डायलेट करना है। तो दे कैन कॉज वेजो डायलेशन। यहाँ तक सब समझ रहे कि नहीं? अब और से सुने प्लीज। नेक्स्ट स्टेप जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और इसको आप लोगों ने समझना है कि ल्यूमिन से अब एंडोथेलियल सेल की तरफ कौन बंद आया? न्यूट्रोफिल। तो इसका नाम हमने क्या रखा? शाबाश, वेरी गुड, मार्जिनेशन। क्या रखा जी? मार्जिनेशन। अगर मैं इतना डिटेल में ना पढ़ाऊँ ना, मैं फिर दो बातें कहूँगा एग्जाम में, वही दो बातें आएंगे, इतना नहीं आएंगे। लेकिन सवाल ये है, आप लोग इधर सीखने आए हैं। एग्जाम पास करना तो अलग बात है, सबका पास हो जाएगा। मेन चीज़ सीखना है कि कल को कोई बंदा कहे तो ये शर्मिंदगी ना हो कि 6 साल में मुझे इतना भी नहीं आता। समझ रहे क्या नहीं? तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि आप लोग और भी अच्छे इसको सीख जाए। ठीक है जी? तो तैयार है ना सीखने के लिए? ओके जी। जब ये न्यूट्रोफिल आता है ना, न्यूट्रोफिल, तो ये एंडोथेलियल सेल्स को सेंस करता है कि भाई कोई बंदा आ रहा है मेरी तरफ। ऐसा है कि नहीं? कोई बंदा आ रहा है। अल्लाह ने फिजियोलॉजी बनाई है, पैथोलॉजी नहीं बनाई है। अल्लाह ने फिजियोलॉजी बनाई है, पैथो तो उसका अपोजिट है ना। तो जो फिजियो है उसके मुताबिक तो न्यूट्रोफिल ब्लड में जाना चाहिए। अगर न्यूट्रोफिल किसकी तरफ आ जाए, सो दिस एंडोथेलियल फिजियोलॉजिकली डोंट हैव एनी सेंस फॉर न्यूट्रोफिल। इसको तो ये समझना है कि इसने निकलना है। अगर ये इसकी तरफ आ जाए तो इट शुड बी एक्टिवेटेड। क्या हो जाती है? एक्टिवेटेड। और जब एक्टिवेट होती है तो ये फिर एक प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटीन। तो मैंने क्या लिखा? एक्सप्रेस प्रोटीन। क्या बनाती है? एक्सप्रेस, इंक्रीज, प्रोडक्शन, सिक्रीशन, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिन। कौन सा प्रोटीन? सेलेक्टिन प्रोटीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी? तो जो सेलेक्टिन प्रोटीन है ये कहां से बना है? एंडोथेलियल सेल से बना है। शाबाश, एंडोथेलियल सेल दे विल प्रोड्यूस दी सेलेक्टिन प्रोटीन। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, दैट इज सेलेक्टिन प्रोटीन। लेकिन अब सवाल यह है, अब जिन लोगों ने आगे प्लेब देना है, इस तरह के ये यूएसएमएलई टाइप एग्जाम देने हैं, उनके लिए एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि अगर ये कोई पूछे फिर आगे कि भाई एंडोथेलियल सेल से कौन सा सेलेक्टिन आता है, तो उसका नाम होता है पी सेलेक्टिन। कौन सा होता है? पी सेलेक्टिन। क्योंकि सेलेक्टिन के 2 टाइप्स होते हैं, एक का नाम है ई सेलेक्टिन और एक का नाम पी सेलेक्टिन है। तो पी सेलेक्टिन कम फ्रॉम एंडोथेलियल सेल। ठीक है जी? इस तरह याद रखें। इधर एक नाम मैं लिखता हूँ, अगर किसी ने सुना है तो वो बता सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे करनी है। ठीक है? किसी ने नाम सुना है? वेबल पेलाडे बाडे? झूठ नहीं बोलना है, खुदा के बंदो। जिसने सुना है वो रेज योर हैंड।
वाइबल पेलाडे बॉडी, एनीवन व्हाट इज दिस? हाँ, पता नहीं है, हेमाटोलॉजी में पढ़ा है। ऐसा कोई है जो हाँ हेमाटोलॉजी में पढ़ा है, और मेरे लेक्चर में भी इसका जिक्र मैंने किया है कहीं ना कहीं पे, अगर किसी ने मेरे लेक्चर देखे हो। हीमोस्टेसिस में काम करता है। और किसी को पता है? हाँ, हाउ इट वर्क इन हीमोस्टेसिस, एनीवन? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इट कम्स फ्रॉम एंडो, वेरी गुड, पास। हाउ इट वर्क इन हीमोस्टेसिस? वॉन वोलिब्रेंड फैक्टर को रिलीज करेगा, नाम सुने कि नहीं? अब देखिए थोड़ा सा आसान बनाते, एक्सीडेंट। वाइबल पेलाडे बॉडी इज अ सब्सटेंस कम फ्रॉम विच सेल? आज के बाद नहीं भूलना है, आज जो जीरो है ना वो कल हीरो बनेगा, अगर बस याद करें तो आप हीरो हैं। इसके मुताबिक जब भी क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने जवाब देना है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना है। तो वाइबल पेलाडे कम फ्रॉम वेयर? एंडोथेलियल। अब देखें इस वाइबल का पहला वर्ड क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर वोलिब्रेंड फैक्टर होता है। आसान बनाता हूं ना, क्या होता है? वोलिब्रेंड। तो वोलिब्रेंड तो हम नहीं जानते, बट वॉन वोलिब्रेंड जानते हैं। अब समझ रहे कि नहीं? डब्ल्यू से मुराद वोलिब्रेंड है, वोलिब्रेंड इज अ वॉन वोलिब्रेंड फैक्टर। इट मेक सेंस और नॉट? यस। इसका दूसरा नाम क्या है? पेलाडे। क्या है? पेलाडे। पेलाडे का पहला वर्ड पी, तो पी सेलेक्टेन बनाती है। इट मेक सेंस और नॉट? क्या बनाती है? पी सेलेक्टेन। अब बॉडी तो ये बॉडी है, समझ रहे कि नहीं? बॉडी के अंदर बी पर बोस है बस सबका, समझ रहे कि नहीं? अब देख और से सुने, तो वाइबल पेलाडे, वाइबल पेलाडे कितने वर्ड से बने? दो। वाइबल के अंदर डब्ल्यू स्टैंड फॉर वोलिब्रेंड फैक्टर, और पी शोज अस पी सेलेक्टेन। पी सेलेक्टेन कम फ्रॉम वाइबल पेलाडे बॉडी, बट वाइबल पेलाडे कम फ्रॉम, इसलिए मैंने डायरेक्ट आसान बनाया कि एंडोथेलियल से पी सेलेक्टेन आता है। अब समझ रहे कि नहीं? अगर किसी से कल कोई पूछता कि चलो ठीक है पी सेलेक्टेन कम फ्रॉम एंडोथेलियल, बट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आंसर विल बी इनडायरेक्ट थ्रू वाइबल पेलाडे बॉडी। इसका आंसर ये है। अब समझ गए कि नहीं? लेकिन मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूं कि कभी भी याद रखे, मिसाल के तौर पे अब इन्फ्लेमेशन के दौरान यहाँ पे मीडिएटर बनते हैं। और से सुने, ये नाम तो सबने सुना होगा, टिश्यू निक्रोटिंग फैक्टर, TNF, नाम सुने कि नहीं? और एक आप लोगों ने IL-1 का नाम सुना होगा, इंटरल्यूकिन 1। वेरी गुड, इंटरल्यूकिन 1, इसको रट्टा मारना है। ये दो बहुत अहम है, मेमोराइज करना है रट्टा, ये रट्टे के बैंक में रख ले, समझ रहे कि नहीं? TNF एंड IL-1, ये दो ऐसे मीडिएटर है, ये ई सेलेक्टेन बनाते हैं। अब समझ गए कि नहीं? ये क्या बनाते हैं? ई सेलेक्टेन। तो सेलेक्टेन प्रोटीन कितने टाइप्स की है? दो, पी सेलेक्टेन, ई सेलेक्टेन, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। पी सेलेक्टेन, ई सेलेक्टेन। पी सेलेक्टेन कम फ्रॉम एंडोथेलियल सेल थ्रू वाइबल पेलाडे बॉडी, बट जो ई सेलेक्टेन है कम फ्रॉम TNF एंड IL-1 के जरिए आता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको ना? ओके जी। बट ये सेलेक्टेन जो होते हैं, सेलेक्टेन, ये पी सेलेक्टेन जो है ये कहाँ से आते हैं? एंडोथेलियल। अब देखें सवाल ये है, ये वो सेलेक्टेन है, ये क्या है जी? सेलेक्टेन। ये वो सेलेक्टेन है। और से सुने, दीज आर सेलेक्टेन। अब ये सेलेक्टेन है। अब ये न्यूट्रोफिल जब देखता है ना, और से सुने, न्यूट्रोफिल इसकी मिसाल ऐसी है ना कि न्यूट्रोफिल जब देखता है कि यार सेलेक्टेन प्रोटीन है, तो क्या करता है? ये न्यूट्रोफिल इसके ऊपर अटैच हो जाता है। और से सुने, अटैच होता है तो थोड़ा सा ये इस तरह जाता है, इस मार्कर को देखे, सेलेक्टेन सेलेक्टेन सेलेक्टेन, तो न्यूट्रोफिल अटैच एंड इट गो लाइक दिस, देखे ऐसे। अब जब ये तेजी के साथ जाएगा भी ना, तो इसको ये रोकेगा, नहीं समझे? अगर ये एंडोथेलियल सेल है कि नहीं? अगर ये एंडोथेलियल सेल्स होते इस तरह, हाँ जी, और इस पर न्यूट्रोफिल आता, तो फिर ये तो ब्लड के साथ आगे निकल जाता ना इस तरह। लेकिन अगर हम इसके बीच ये चट्टान रख दें, सेलेक्टेन एक्ट एज राख, ये क्या है? राख है, समझ रहे कि नहीं? ये क्या करेगा? इस न्यूट्रोफिल को आगे निकलने में रुकावट पैदा करेगा कि नहीं? दे रिड्यूस द फ्लो ऑफ न्यूट्रोफिल, दे रिड्यूस दी, इसको कहते हैं स्पीड बम्प्स। क्या कहते हैं? स्पीड बम्प्स। ब्रेकर नहीं होते स्पीड, मतलब 80 में आप जा रहे, 100 में जा रहे, तो मिसाल आप एकदम कोई चीज देखते तो आप ब्रेक मार लेते, ऐसा है कि नहीं? तो भाई 20-30 पे आ जाते हैं, तो क्या है? स्पीड क्या है? बम्प। अब ये स्पीड बम्प्स अल्लाह ने क्यों रखे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये देखे एक एक बात में नेचर है। इसीलिए इधर देखे, अगर ये न्यूट्रोफिल इधर गिरता ना, डायरेक्ट इधर गिरता, इधर गिरता, और ये स्पीड बम्प्स ना होते, तो इसने आगे जल्दी निकलना था कि स्लो? ये इस साइड पे, जो इन्फेक्शन वाली साइड पे, वहां तक पहुंच नहीं पाता, ऐसा है कि नहीं? हमारा कोशिश ये है कि न्यूट्रोफिल इधर तैर के जाए,
ताकि इसको हम किसी तरीके से निकालें और ये किसके खिलाफ जाए, इन्फेक्शन। तो न्यूट्रोफिल इन सेलेक्टिन के ऊपर जैसे आगे स्लो स्लो जाता है और ऐसा ऐसा जाता है, इस कंसेप्ट को कहते हैं रोलिंग। क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं। तो मैंने मार्जिनेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या लिखा था, रोलिंग। रोलिंग के सामने लेके इट इज मेनली ड्यू टू सेलेक्टिन ऑफ एंडोथेलियल। ये क्या करता है, सेलेक्टिन। स्पीड बम्स कहते हैं। आप समझ रहे कि नहीं, ये स्पीड बम्स है, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो समझने हैं, जो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखें वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसके बाद क्या होता है, जब न्यूट्रोफिल अटैच हो जाए ना सेलेक्टिन को, तो फिर कम से कम ये इस सेल के पास पहुंचे कि नहीं। अब ये सेल क्या करता है, ये एक प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, दूसरा प्रोटीन। देखें, इस प्रोटीन का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस प्रोटीन का नाम है एडेशन मॉलिक्यूल। कौन सा, एडहेशन मॉलिक्यूल। एडहेशन मॉलिक्यूल, सारे बोले एडहेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस बाय एंडोथेलियल सेल। एडहेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस बाय एंडोथेलियल सेल। अब देखिए गौर से सुने। नाउ जब इस मॉलिक्यूल को ये न्यूट्रोफिल देखता है ना, तो ये भी एक प्रोटीन बनाता है, एक्सप्रेस करता है, उसका नाम एंटीग्रेन है। क्या है, एंटीग्रेन। एंटीग्रेन ऑन प्रोटीन। तो ये एमसीक्यूज लैब में आता है कि एडिशन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन एक्सप्रेस बाय व्हाट, आंसर इज एंडोथेलियल सेल, बट एंटीग्रेन जो है इट इज एक्सप्रेस बाय न्यूट्रोफिल। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी, न्यूट्रोफिल ने एंटीग्रेन बताया। ठीक है जी, लेकिन अब सवाल यह है, और से सुनने वाली बात है और इंटरेस्टिंग है। अब ये जो एडिशन मॉलिक्यूल है, सारे बोले एंडोथेलियल से क्या है, सेल है। देखिए ये स्पीड बम्स है कि नहीं है, इस पे कौन इस तरह बैठा है, न्यूट्रोफिल। इसके बैठने से जैसे रोलिंग स्टार्ट करता है, ये इधर एक प्रोटीन ऐसे खड़ा कर देता है। समझ रहे कि नहीं, दिस प्रोटीन एक्ट इज एडिशन मॉलिक्यूल। ये क्या है, एडहेशन मॉलिक्यूल है। अभी तक सारे समझ रहे हो भाई, प्लीज बताए। हाँ, एडिशन मॉलिक्यूल कम फ्रॉम वेयर, एंडोथेलियल। और ये न्यूट्रोफिल इसको क्या देता है, एंटीग्रेन। क्या देता है, एंटीग्रेन। समझ रहे क्या नहीं। अब मुझे बताए, जब एंटीग्रेन ऑफ न्यूट्रोफिल, ये देखे एंटीग्रेन ये है और ये किसके साथ है, न्यूट्रोफिल। तो जब एंटीग्रेन ऑफ न्यूट्रोफिल अटैचेस टू द एडिशन मॉलिक्यूल ऑफ एंडोथेलियल सेल ने कौन सा मॉलिक्यूल दिया है, एडिशन। और एंटीग्रेन कहां से आया है, न्यूट्रोफिल। इन दोनों का जब आपस में कनेक्शन होता है तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। थर्ड स्टेप क्या था, एडहेशन। एडिशन के सामने ब्रैकेट में लेके एडिशन मॉलिक्यूल प्लस एंटीग्रेन। कौन सा, एडिशन मॉलिक्यूल प्लस एंटीग्रेन। बट एडिशन मॉलिक्यूल जो है ये कहां से आते हैं, एंडोथेलियम, और एंटीग्रेन न्यूट्रोफिल से आते हैं। समझ रहे क्या नहीं। अब सवाल ये है, और से सुने, सवाल ये है, इसमें बहुत कंसेप्ट चुके हुए, मैं अभी भी उसको शॉर्ट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आप लोगों को मैंने पहले बताया था, बी प्रिपेयर योरसेल्फ। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे काबू में नहीं है, समझ रहे क्या नहीं, पढ़ेंगे तो समझ आएगी, 3-4 दफा इस पर मेहनत करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कितने स्टेप्स पढ़े, 3। कौन कौन से, 1 इज मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडिशन। अब जब वो एडिशन हो गई ना, अब ये न्यूट्रोफिल रोल भी नहीं करेगा। अब ये फिक्स हो गया क्या नहीं, हाँ जी फिक्स हो गया। इधर देख के ना, और जब वेजो डायलेशन हुई थी, वेजो डायलेशन, तो वेसल खुल गई थी, तो एंडोथेलियल सेल के दरमियान स्पेस है कि नहीं। ना इस स्पेसिस के जरिए जो न्यूट्रोफिल है, इसने वेसल से बाहर आना है। आप समझ रहे कि नहीं। और न्यूट्रोफिल का कहां से आना बाहर, वेरी गुड, इसको ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। किसने अब वेसल से बाहर आए हैं, माइग्रेट किया है, दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन, दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन। के द न्यूट्रोफिल विच इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल टुवर्ड द टिश्यू स्पेस बिटवीन एंडोथेलियल सेल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन। ये ट्रांसमाइग्रेशन हो गई है। अब मुझे बताएं, इन्फेक्शन तो कहीं इधर है ना, इन्फेक्शन साइट इधर है। अब जब न्यूट्रोफिल निकल आया ना इधर, अब ये वेसल में है कि बाहर है, बाहर है, और इसने अब रुकना है कि इधर पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा, इसको पता कैसे चलेगा, इतना मास्टर तो नहीं है। इसको कीमोटैक्टिक एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, सारे बोले यार, कीमोटैक्टिक एजेंट चाहिए। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एरिया टू नो बाय एवरी वन ऑफ यू फॉर द एग्जाम। वो कीमोटैक्टिक एजेंट आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देखिए इसने इधर ए फ्लो करने के नहीं, इसका नाम अगर आप लोग याद करें कीमोटैक्सिस है, ऐसा है कि नहीं। कीमो क्या है जी, टैक्सिस है। और कीमोटैक्सिस में न्यूट्रोफिल का मूवमेंट होगा टुवर्ड द इन्फेक्शन। और इस कीमोटैक्सिस में जो लोग काम करते हैं, इसका नाम LTB4 है। याद है कि नहीं,
कौन सा है जी, LTB4। एक लिखे IL8, इंटरल्यूकिन 8, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, IL8। और C5A, कौन सा, C5A। तो हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, 3। MCQs कैसे बनेगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कीमोटेक्टिंग एजेंट एक्सेप्ट हो, ये 3 ठीक होंगे, या वो तो LTC4 देगा, LTE4 देगा, वो कीमोटेक्सिस में काम हो नहीं करते। इट इज ओनली द LTB4 विच हेल्प इन द कीमोटेक्सिस, ये कीमोटेक्सिस में काम करती है। जहां तक सब समझ गए कि नहीं। अब जब ये कीमोटेक्सिस हो गई, अब देखें तो न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन साइट पे पहुंच गया कि नहीं। तो इन्फेक्शन साइट पे रियल में क्या पड़ी है, बैक्टीरिया। क्या पड़ी है, बैक्टीरिया। और ये जनाब साथ में कौन सी चीज आ गई, न्यूट्रोफिल। अब देखें न्यूट्रोफिल पर कहता है कि यार बंदा तो मुझे समझ आ गया कि इसको खत्म करना है, बट इतना आसान नहीं है। तो ये क्या चाहता है कि कोई है जो मेरा मदद करे। जब आप किसी का CPR करते है कोई जो आए, समझ रहे कि नहीं, किसी को 1122 को कॉल करे, समझ रहे कि नहीं। अभी NRE2 वाले ख्वाब में भी यही बता रहे थे, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि CPR इज अ मैंडेटरी फॉर NRE स्टेप 2। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल ये है कि ये जो न्यूट्रोफिल है इट डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन बैक्टीरिया, अगर करेगा भी तो फिर रेजिस्टेंस के चांस होंगे, इसको एलिमिनेट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो उसको क्या चाहिए, सारे बोले हेल्पर चाहिए। अब ये हेल्प किससे लेगा, C3B से लेगा, याद है कि नहीं। और IG कि भाई तुम लोग आए, इसके ऊपर कोई ऐसी लेयर चढ़ा दे ताकि मुझे काम में आसानी हो। तो फिर अब्सोनिन कोटिंग कराती है, क्या कराती है, अब्सोनिन कोटिंग, जिसका नाम हमने क्या रखा था, अब्सोनाइजेशन रखा था। और उस अब्सोनाइजेशन के जरिए इस न्यूट्रोफिल को बैक्टीरिया का इनगल्फ करना आसान हो जाएगा कि नहीं, और फिर इनगल्फ कर लेगी। तो देखिए हर एक स्टेप का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अब सवाल ये है, और से सुने, जब आप लोगों ने मिसाल इसको जनाब अब्सोनाइजेशन कर ली तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये है, देखें दिस इज द न्यूट्रोफिल। देखें न्यूट्रोफिल क्या करता है, अपने मतलब मिसाल के तौर पे देखें अपना ये जो एरिया है ना इसको थोड़ा सा अंदर कर लेता है, और जो बैक्टीरिया है ना वो इसके अंदर आ जाती है, समझ रहे क्या नहीं। न्यूट्रोफिल चेंज द मॉर्फोलॉजी इन अ सच अ वे दैट बैक्टीरिया कम इनटू द पॉकेट, इस पॉकेट के अंदर आती है, इसको सूडोपोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडोपोड। और जब न्यूट्रोफिल मेम्ब्रेन में सारी की सारी कौन सी चीज आ जाए अंदर, बैक्टीरिया, कौन सी चीज, बैक्टीरिया, इसको फेगोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, फेगोसोम। और से सुने, न्यूट्रोफिल इज फेगोसाइट, न्यूट्रोफिल क्या है, फेगोसाइट। बट व्हेन बैक्टीरिया is embedded, is enter inside neutrophil and they form a fold that is called a phagosome। अब देखे न्यूट्रोफिल ने अब क्या किया, देखे बैक्टीरिया खत्म करना आसान काम तो नहीं है। अब न्यूट्रोफिल ने क्या किया, इसको अंदर तो लाया, बट आप लोग ये ना भूले न्यूट्रोफिल सेल है। न्यूट्रोफिल क्या है, सेल है। और सेल में अपना न्यूक्लियस होता है कि नहीं, सेल में लाइसोसोम होता है कि नहीं। अब मुझे बताए, देखें सारे बोले दिस इज न्यूट्रोफिल, और इसके अंदर अब ये सारी की सारी कौन सी चीज आ गई है, दैट इज बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया, फेगोसोम। और ये इसका लाइसोसोम है, ये किसका क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेली, क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। अब समझ रहे कि नहीं। दिस इज द एरिया यू पीपल विल आस्क एवरीवेयर, जिंदगी भर कहेंगे क्या सर ने बात सही की थी। द पीपल विल टेस्टेड यू हैव, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है ट्रैफिकिंग प्रोटीन। कौन सा, ट्रैफिकिंग प्रोटीन, ट्रैफिकिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है, ये फेगोसोम को अंदर लाके किसके साथ मिलाएगा, लाइसोसोम। कुछ भी याद ना रखे, इसको तो याद रखे ना कि फेगोसोम शुड कंबाइंड विद लाइसोसोम बाय द हेल्प ऑफ ट्रैफिकिंग प्रोटीन। कौन सा से, इसके अंदर फिर घंटा नॉलेज है, लेकिन ट्रैफिकिंग प्रोटीन, ठीक है जी। बस हमें बैनर पता होना चाहिए, ट्रैफिकिंग प्रोटीन, ठीक है जी। अब इधर देखें, अब मुझे ये बताएं, और से सुने, सारे बोले, जो पीछे लोग हैं प्लीज एक्टिव। ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रोफिल है कि फेगोसोम है, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रोफिल बट कंटेन बैक्टीरिया, दैट इज फेगोसोम। क्या है, फेगोसोम। ये क्या है, वेरी गुड, ये क्या है, लाइसोसोम। चले जी, ये क्या है, ये सेल है कि नहीं है, ये सेल है, सारे बोले ना यार, सेल है। बट ये क्या है, ये, हाँ ये सेल का पार्ट है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। अब देखें ये सारा का सारा क्या है, फेगोसोम, बट ये फेगोसोमल मेम्ब्रेन है, समझ रहे क्या नहीं। ये सारा का सारा क्या है, लाइसोसोम, बट ये लाइसोसोमल, मैं ये समझा रहा हूं, अब समझ रहे क्या नहीं। तो फिर क्या होगा, ये ट्रैफिकिंग प्रोटीन इतनी होशियार है,
ये फेगोसोम को कहती आ जाओ किसी से मिलवाना है, समझ रहे कि नहीं। तो ये फेगोसोम इसको धोखा देता है, समझ रहे कि नहीं। मिलवाना है तो धोखा देता है, धोखा का जमाना है ना, समझ रहे कि नहीं। तो धोखा देता है, अब धोखे की वजह से इसको अंदर करता है और उसको कहता है कि तुम्हें कुछ खिलाना है, समझ रहे कि नहीं, बट रियल में तो उसको मारना है, समझ रहे कि नहीं। तो क्या होगा, ये ट्रैफिकिंग प्रोटीन इस फेगोसोम को अंदर लाएगी, इसका मेम्ब्रेन और इसका मेम्ब्रेन अटैच करवाएगी। अब समझ रहे कि नहीं, दोनों का मेम्ब्रेन मर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मर्ज। और जब इसके मेम्ब्रेन मर्ज होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो देखें, अगर आप लोग इधर तक समझ गए हैं तो यू पीपल में भी अप्रिशिएट मस्ट दिस पॉइंट। देखें, अब देखिए ये वही न्यूट्रोफिल ऊपर से जब ये अंदर आ जाएगी ना, अंदर ऐसे, तो इसका अपना मेम्ब्रेन बाहर से दोबारा ठीक हो जाएगा कि नहीं। इसके अंदर क्या पड़ा है, देखिए क्या है, बैक्टीरिया है, और ये कौन सा है, लाइसो। जब इसका मेम्ब्रेन बन गया, आपस में मर्ज हो गया, तो एक दूसरे को सामने सामने हो गए। यू पीपल मस्ट अप्रिशिएट दिस वन। अब समझ रहे कि नहीं, कि मतलब पहले ये तो मिसाल के तौर पे अलग था, इसका दीवार अलग है, इसका अलग है, बट जब ये दीवार हम ऐसे मिसाल मर्ज कर लेते हैं तो फिर ये आपस में ऐसे हो जाएंगे कि नहीं। और ना भूले कि इन द लाइसोसोम वी हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, नाम सुने कि नहीं, कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नाउ दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल देन किल दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को क्या करेगी, किल करेगी। और जब बैक्टीरिया को किल करेगी तो हम इन्फेक्शन से जो है ना फारे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ से स्टेप्स आए हैं। तो अपनी बॉडी पे सोचे और इसका शुक्रिया अदा करे, खुदा के बंदो, ऐसा नहीं कि एक एमॉक्सिल खाने से वजन में ठीक हो गया और फिर दौड़ भाग शुरू हो गया। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि देयर इज समथिंग गोइंग इन द बॉडी। अब ये सारे स्टेप्स होते हैं, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। शाबाश, देखिए आखिरी 2 मिनट है, इधर देखिए, फोकस करे। एग्जाम में आता है 2 महीने, इसको हम कहते हैं, ये फेगोसोम है और ये क्या है, और दोनों का मिलना फेगोलाइसोसोम है। क्या है, फेगोलाइसोसोम। और अगर फेगोलाइसोसोम हो जाए तो फिर न्यूट्रोफिल खत्म होगी कि नहीं, सॉरी, न्यूट्रोफिल किसको खत्म करेगी, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ये क्या है, फेगोसाइट। मैंने आप लोगों को अब स्टेप पूरे किए कि नहीं, क्या रहता है कोई स्टेप पूरे है कि नहीं, ओके जी, पूरे हो गए। अब इनमें मैंने 2 को इम्पोर्टेंट बताया था, कौन कौन सा, एडिशन एंड, वेरी गुड। ये इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन करूंगा ना, और फिर क्रोनिक इसके साथ हम खत्म करेंगे। बट थोड़ा सा माइंड बना तो कैसे है, अगर एक पेशेंट है उसमें ये, इधर देखकर आप लिखने वाली बात नहीं है प्लीज, अगर एक पेशेंट है उसमें एंडोथेलियल सेल ये एक्सप्रेस ना करे, कौन सा, एडहेशन मॉलिक्यूल, कौन सा, एडिशन, तो फिर न्यूट्रोफिल एडहेसो, तो क्या होगा, एडिशन फेल हो जाएगी। न्यूट्रोफिल इज एरिथ्रोसाइट के ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल इज आरबीसी के डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी इज एरिथ्रोसाइट के ल्यूकोसाइट, तो वी से न्यूट्रोफिल एडहेशन इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट एडहेशन। नहीं समझे, न्यूट्रोफिल इज अ ल्यूकोसाइट, तो न्यूट्रोफिल का अटैच होना, किसका अटैच होना है, ल्यूकोसाइट। तो एग्जाम क्वेश्चन ये है, अ डिजीज देयर इज ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी, कौन सी, ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी डिजीज, उसमें किस मॉलिक्यूल का मसला है, एडिशन मॉलिक्यूल। पता है इस मरीज को क्या होता है, ये आए दिन आता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, क्या है, बुखार है, उसको जहम भी होता है, बट ये मर जाएगा, बट उसकी जहम में पीप नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोग कहेंगे यार ये कौन सी डिजीज है कि इन्फेक्शन भी है, जहम भी है, पीप भी नहीं पड़ता। पीप क्या है, पस है, पस क्या है, न्यूट्रोफिल, डेड न्यूट्रोफिल विद बैक्टीरिया है। तो पस तब बनेगी जब न्यूट्रोफिल किसके साथ फाइट करेगी, लेकिन इस डिजीज के अंदर न्यूट्रोफिल की क्या नहीं हो रही, एडिशन। जब एडिशन नहीं होगी तो ट्रांस माइग्रेशन हो सकती है, नो। तो आया न्यूट्रोफिल यहाँ पहुंच सकता है, जब वो पहुंचेगा नहीं तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगी कि नहीं, तो इन्फेक्शन साथ साथ बढ़ेगी बट पस हो। इसलिए दैट इज द ओनली बैक्टीरियल डिजीज वेयर पस इज नॉट फॉर्म, ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए क्लिनिकल इसके इम्पैक्ट है। और आप लोगों ने, आई डोंट नो, ये डिजीज का नाम सुना है कि नहीं, सुना तो होगा आप लोग सारे, दैट इज कॉल्ड चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम, सुना है कि नहीं, चिडियाक हिगाशी, चिड़िया समझ रहे कि नहीं, चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआरई में तो मेरे हाल में नहीं आया है, क्योंकि एनआरई समझते हैं कि आप लोग का लेवल इतना अप नहीं है। ये प्लैब, यूएसएमएलई, इस तरह के एग्जाम, एसएमएलई, इसमें आते हैं। बट याद रखें, ऐसा डिजीज जिसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है, क्या हो रही हो, रिकरेंट इन्फेक्शन, पस भी बन रही हो, पस भी, तो पस का मतलब कि न्यूट्रोफिल आ चुका है कि नहीं,
आ चुका है लेकिन बैक्टीरिया पे काम हो नहीं कर रहा, क्योंकि मसला किसमें है, ट्रिपैकिंग मॉलिक्यूल। फेगोसोम का मिलना किसके साथ नहीं हो रहा, लाइसोसोम। इफ देयर इज अ डिफेक्टिव फेगोलाइसोसोम प्रॉब्लम एंड देन देयर इज अ रिकरेंट इन्फेक्शन विद पस, कंडीशन इज चिड़ियाकी हिगाशी सिंड्रोम। ठीक है जी। तो देख एग्जाम क्वेश्चन, ल्यूकोसाइड एडिशन डिजीज किस स्टेप का मसला है, एडहेशन का, तो मैंने स्टार लगाया था कि नहीं। लेकिन चिड़ियाक हिगाशी सिंड्रोम के स्टेप का मसला है, फेगोसाइटोसिस, तो मैंने उसको भी स्टार लगाया था, क्योंकि इन दोनों के साथ डिजीज आते हैं। ठीक है जी। कल इसके मैं थोड़े बहुत क्लिनिकल फीचर आप लोग को लिखूंगा, तो इंशाल्लाह आगे फिर क्रोनिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।